सीपी राय साहब, एक एक करके आपके संगी साथी तो बस पहुंचने वाले हैं सीटों के अंदर। कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी तक मामला पहुंच जाए, उनको भी पूछताछ कई बार हो चुकी है। बाकी सब साथियों के साथ पीछे पीछे राहुल गांधी का नंबर आ जाए। कैसे लड़ेंगे चुनाव आप? इंडिया गठबंधन के लोग सबके सब तो भ्रष्टाचार कर इतना किए हैं कि सब जेल तक जाने के नंबर आ गया, और आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सीपी राय साहब। संजय जी, पहली तो मेरी रिक्वेस्ट यह है कि मेरा जो पुराना परिचय था वही ठीक था, मुझे अच्छा लगता था, वही परिचय दिया करिए। मैं थोड़ा निष्पक्ष बात कर सकूंगा। पार्टी वार्टी अपनी जगह पर है। दूसरा, ये आपने एक बात ये कही कि सारे लोग जेल में बंद कर दिया जाए तो मोदी जी का काम हो जाएगा। हम लोग तो उसके गवाह हैं, सब लोग आपातकाल में जेल में ही थे सब लोग। और कांग्रेस का सफाया हो गया था, बंगाल से लेकर कश्मीर तक शून्य हो गया था। तो आपने वो कहा जनता जवाब दे देगी, अपनी जगह है वो। अभी जितने सारे मामले हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात कही मुझसे पहले के साथी ने कि ईडी और इनकम टैक्स ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उनकी क्रेडिबिलिटी पहले से ही खत्म हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो गई है। बार बार 7 बार 8 बार किसी को सम्मन भेजने का मतलब यह है कि इसका मतलब कुछ है नहीं। किसी नेता या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के नौकर चाकर पर छापा मारने का मतलब यह है कि अभी कोई सबूत नहीं है, सबूत ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कहीं से कोई लिंक मिल जाए, कुछ मिल जाए, उसकी कोशिश हो रही है। और इतनी बार सम्मन भेज भेज करके गिरफ्तारी नहीं करना, वहां जाके कार्रवाई नहीं करना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चारा डाल रही है कि भाई ऐसा करो कि आप इंडिया छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार मौका, 2 बार मौका, या फिर तटस्थ हो जाओ, तीसरी पार्टी बन जाओ, 3 कॉर्नर पर आप इससे चुनाव को ले जाओ। तो ये भारतीय जनता, इसको पूरी जनता समझ रही है और नेता भी समझ रहे हैं। मैंने आज एक पोस्ट डाली है अभी थोड़ी देर पहले आपके इससे। ये मेरे बहुत छोटी उम्र की घटना है। मेरे शहर में एक कलुआ पहलवान होता था, उसने एक सेठ के बच्चे का अपहरण कर लिया। असली घटना बता रहा हूं। और उस जमाने में चाकू होता था, वो चाकू गाड़ देता था मेज पर, और बच्चे को डराता था, मैं तुमको मार दूंगा। इस बीच उसका खाना पीना आ गया, वो शराब वराब पीने लगा, और वो बच्चे को डराता रहा, बच्चा डर के मारे कांपता रहा, छोटा बच्चा था। लेकिन कलुआ को जरा सी झपकी लगी, उसी बच्चे ने उसी का चाकू उठाया, मेज पर से उखाड़ा, उसी को घोंप दिया, और कलुआ वही ढेर हो गया। और बच्चा चिल्लाता हुआ बाहर निकल गया, बचाओ बचाओ। ये मेरे बचपन की क्या, मेरे हाई स्कूल के आसपास की घटना है, ये बहुत पुरानी घटना है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष या नेता या और लोग भी इम्यून हो गए। एक सच्चाई शायद यह है कि 5 से 8 से ज्यादा लोगों पर छापे मारे गए ईडी द्वारा। उसमें से संभवतः, अगर मैं सही नहीं हूं तो मैं बादल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे करेक्ट कर देंगे अगर मेरी कुछ आंकड़े अगर सही ना हो तो। उनमें से संभवतः 125 या 150 लोगों के ऊपर कुछ चार्जशीट दाखिल की गई, और उसमें कुछ 20 या 22 लोग पर ही कार्रवाई चल सकी। और उन 20-22 लोगों में से एक भी नेता नहीं था, वो व्यापारी लोग थे जिनमें कुछ आर्थिक इधर उधर लेन देन था, उस तरह के लोग थे। ये ईडी का इतिहास है। इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत पड़ सकती है मेरे आंकड़ों में, लेकिन करीब करीब इसी तरह का माहौल ईडी का है। तो ये जब ईडी का और इनकम टैक्स का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, अभी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सवाल किया, भाई प्रूफ तो है नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग कहां हुई है, पैसा कहां है? उसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं, ईडी आज तक उसका जवाब नहीं दे सका। यद्यप उनको जमानत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी लेवल पर सवाल उठाया कि सबूत कहां है। वही स्थिति शिबू सोरेन के साथ है, हेमंत सोरेन के साथ है, वही स्थिति और लोगों के साथ है। आपको याद होगा, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, राहुल गांधी को भी बुलाया गया था और सोनिया गांधी को भी बुलाया गया था, और वो लोग गए थे, धड़ल्ले से गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी दवाई को छोड़ करके बाकी जनता टाइम आप पूछताछ करना चाहो। सोनिया गांधी ने इस उम्र में कहा मेरी दवाई का समय होता, उसके अलावा पूछताछ करो जितना करना आपको। और अंततः कुछ नहीं मिला। अगर कुछ मिला होता तो ये लोग तो जीजा जी के नाम पर सरकार में आए थे, और इन्हीं की हरियाणा की सरकार ने हलफनामा दिया है वह हाई कोर्ट में कि नहीं, वाड्रा जी ने कोई गलती नहीं की है, उनका सब कुछ साफ पाक है। हाई कोर्ट ने हलफनामा दिया इन्होंने। तो ये सारे इनके मसले हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। लालू यादव के खिलाफ जो भी मामले थे वो जेल गए और जेल से आज बाहर है, उनका अलग मसला है। लेकिन बाकी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ अगर कुछ भी मिला होता, बघेल के खिलाफ भी आपने देखा होता कि छत्तीसगढ़ में चुनाव जब पास आया तो बघेल के आसपास के लोग, उनके जो अकाउंटेंट हैं, उनके जो फाइनेंस का देखते, काम काज देखते, उन सारे लोगों के यहाँ बड़े पैमाने पर छापे पड़े। राजस्थान में कोई लाल डायरी का जिक्र किया प्रधानमंत्री नामक आदमी ने,
बार बार, जो प्रधानमंत्री है देश के, वो लाल डायरी आज तक निकल करके नहीं आई। तो इस तरह का खिलवाड़, इस तरह का गैर राजनीतिक माहौल और इस तरह आतंकित करके राजनीति करने की कोशिश, दरअसल ये सब हो क्यों रहा है? वो हो इसलिए रहा है 2013 से लेके किए गए एक भी वादे अगर पूरे किए होते, उस वादे को लेके नाच रहे होते। अगर इन्होंने अपनी एक भी वादे पूरे कर दिए होते, कोई काम कर दिया होता देश के लिए, तो ये नाच रहे होते। अगर इन्होंने कोई भाखड़ा नंगल बात बनाया होता, इन्होंने कोई स्टील प्लांट लगाया होता, कोई परमाणु बम का प्लांट लगाया होता, कोई और काम किया होता, कोई बड़ा काम किया होता, कोई ऐसा कारखाना लगाया होता जिसमें 10,000 लोग रोजगार दे पाते। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 18 करोड़ लोगों से ज्यादा का रोजगार छीन चुके हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद कर चुके हैं। 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था सारे प्रधानमंत्रियों का अब तक का, और वो बढ़कर के 210 लाख करोड़ संभवतः हो गया है। पता नहीं वो पैसा कहां जा रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे के जो लोग थे वो बढ़कर के 80 करोड़ हो गए। 5 किलो अनाज की भीख पर उनको जिंदा रखा जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक किसी सरकार के लिए क्या हो सकता है? तो अब इनकी मजबूरी है राम जी का सहारा। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, एक वीडियो में कोई 100 फुट या कितने फुट लंबी अगरबत्ती कहीं दूर से ले जाई जा रही अयोध्या बड़े से ट्रक पर, उसके अगल बगल कारें और मोटरसाइकिल चल रही थी, आम लोगों की सड़क पर जो चलते रहते हैं। उस ट्रक पर खड़े हुए 2 लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया, और सच कह रहा हूं आपसे कि अगल बगल चल रहे किसी स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार वाले ने इस नारे में उनका साथ नहीं दिया। यह है आज का सच। आपने उसके पहले ही कह दिया कि अयोध्या में जो तमाम घोटाले हुए, जमीन बेच के खरीदी गई और तमाम बेईमानियां हुई, उसके बाद 1990 से लेकर आज तक जो पैसा इकट्ठा किया खड़ाऊ बेचने के नाम पर, और कभी किसी चीज के नाम पर, कभी ईंटों के नाम पर, शिला पूजन के नाम पर, उन करोड़ों रुपए का आज तक हिसाब नहीं। उसका हिसाब प्रवीण तोड़िया खुद मांग चुके हैं, जो इनके अंतरराष्ट्रीय महासचिव रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के। तो ये सारी चीजें हैं जो कलंक का टीका इनके ऊपर लगा हुआ है। इनके पास कोई चारा नहीं है। अब इनको ये लग रहा है कि डरा के, धमका के, कार्रवाई करके ये चुनाव जीत सकते हैं। तो ये इनकी गलतफहमी है। ये एक बार चुनाव लोगों को डरा के, धमका के देख लें, लोगों को बंद करके देख लें, इनका वही हाल होगा जो आपातकाल के बाद कांग्रेस का हुआ था। संजय जी। सीपी राय साहब, आपका कमेंट इस पूरी आज की चर्चा पे? संजय जी, ये कोई नई बात नहीं है। मैं पहले भी आपके चैनल पर बोल चुका हूं, आरएसएस का एक ही सपना रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना। ये अलग बात है कि नेपाल के एक बड़े मंत्री ने अभी एक बयान दिया, उन्होंने कहा भाई ये हिंदू राष्ट्र की बात कहां से हो रही है? संविधान के द्वारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र था, उसके खिलाफ हमने विद्रोह किया और फिर हमने अपने यहाँ गैर सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमने कायम किया और आज हम काम कर रहे हैं। तो वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे यहाँ के हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पर। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर मुश्किल है कि आरएसएस की दिक्कत यह है कि भले देश कुछ टुकड़ों में टूट जाए, दक्षिण भारत अलग चला जाए, नॉर्थ ईस्ट अलग चला जाए, पंजाब अलग चला जाए, सब अलग चले जाए, सिर्फ 2-3 प्रदेश, 4 प्रदेश का एक हिंदू राष्ट्र बन जाए, आरएसएस का उतना सपना है। उन्होंने आजादी नहीं माना था, उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं माना था, उन्होंने संविधान को नहीं माना था, उन्होंने लोकतंत्र को नहीं माना था। जब उन्होंने माना ही नहीं था तो इनको मजबूरी में अभी फिलहाल वो कुछ दाव पीछे, कुछ चौकी पीछे छोड़ करके बड़ा हमला करके युद्ध जीतने की जो रणनीति होती है, उसके तहत उनको फिलहाल गांधी को नमस्कार भी करना पड़ता है और झंडा भी फहराना पड़ता है, जो 53 साल बाद उन्होंने फहराया एक मुकदमा कायम होने के बाद में। और आरएसएस से निकले हुए मोदी और आरएसएस की एक शाखा का नाम भाजपा है, तो उनका सिर्फ उतना सपना है, उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। और कई चीजें वो इसलिए करते हैं कि जरा इसका पैमाना नाप लिया जाए कि हम ये हरकत करते हैं, इसके देश में क्या रिएक्शन होता है, विदेश में क्या रिएक्शन होता है, इसका परिणाम क्या निकलता है। और वो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं कि फिर एक साथ बड़ा हमला कर सकें और हिटलर की तरह एक पार्टी का राज कायम कर सकें, जो होने वाला नहीं है अब नए युग में, और हिंदुस्तान उसका आदी नहीं है, वो होने वाला नहीं है। और आपातकाल के बाद यही हिंदुस्तान दिखा चुका है कि हिंदुस्तान को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन उसको उन्मुक्त हंसी भी चाहिए। अगर उसकी उन्मुक्त हंसी आप छीन लेंगे तो हिंदुस्तान किसी को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। संजय जी।